सबसे पहले बात करेंगे उस क्षेत्र की जिस देश में बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां सफलता का वो शिखर छू रही हैं। भक्ति, अध्यात्म, ज्ञान की बात करेंगे तो यहां भी लड़कियां ही अग्रणी हैं। चाय पर चर्चा में आज पहली तस्वीर नारी शक्ति की इसी भक्ति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, रीवा की पलक किशोरी उभरती कथावाचक हैं। 17 साल की पलक भगवद गीता का वर्णन करती हैं। उसकी धार्मिक, आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक व्याख्या भी करती हैं। दुनिया को अध्यात्म की राह दिखाती भगवद गीता के गूढ़ रहस्य सरल भाषा में समझाती 1193 में बख्तियार खिलजी ने जब पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी खत्म कर दी थी, तो जितने हमारे ग्रंथ थे, पुराण थे, उनसे बहुत छेड़छाड़ हुई। काफी नुकसान हुआ सबसे। पर महाभारत एक ऐसा ग्रंथ था भक्तों को धर्म ग्रंथों का अमृत पान कराती। ये हैं 17 साल की पलक किशोरी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरे अंदर मुझमें करोड़ों सूर्यों का तेज है, मैं ही बनाने वाला हूँ। रीवा की रहने वाली पलक लोगों को धर्म का मर्म समझाती हैं। सुरीले अंदाज में कथा वाचन करती हैं। अपने भजनों के माध्यम से श्रोताओं का मन मोह लेती हैं। पलक के पिता रीवा में वकील हैं और सरकारी कागजों में पलक की पहचान शांभवी मिश्रा के नाम से दर्ज है। लेकिन इनके घर में बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल रहा, लिहाजा पलक ने भक्ति दर्शन का मार्ग अपना लिया। कुछ न भूला, कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ में। साल 2021 में पलक को रीवा के बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का अवसर मिला और तभी से ये सिलसिला जारी है। भगवान की इच्छा थी कि नवरात्रि में एक अनसर्टेन प्रोग्राम हुआ सतना में नानी जी के घर। वहाँ के बाद से लोग ने कहा कि आप इसको ही करिए, वो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद से इस पे थोड़ा मेरा ध्यान ज्यादा जाने लगा। कहते हैं ना कि ऐसा क्यों है, प्रूफ दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे कैसे। तो भगवद गीता अपनी बुद्धि लगाने से तुम्हें समझ नहीं आएगी, या तर्क करने से नहीं समझ आएगी। कैसे समझ आएगी? शोध करके। शोध मतलब पलक तर्कसंगत ज्ञान और आध्यात्म की पक्षधर हैं, लिहाजा वो भगवद गीता का वैज्ञानिक पहलू लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। पर हाँ, इसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जी की बातें इतनी अच्छी हैं, इसको जितना हो सके भगवद गीता के नजरिए से दुनिया तक पहुंचाना है। प्लस कुछ ऐसी चीजें करनी है जो नई हो और कृष्ण जी की बातों को साइंटिफिक वे में बतानी है। मतलब हम विज्ञान और धर्म दोनों को जब साथ में लेके चलेंगे तब कुछ नया हो पाएगा। भक्ति की राह पर चल पड़ी पलक अब मुड़कर नहीं देखना चाहती। वो देश के अद्भुत अलौकिक धर्म ग्रंथों का सार जन जन तक पहुंचाना चाहती हैं। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के जरिए वो मानव जीवन की नई व्याख्या करना चाहती हैं और पलक की ये कोशिश लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। ये इमेजिन करिए, ये सोचिए कि आप हैं, आपके सामने भगवान खुद खड़े हैं एंड यू आर डायरेक्टली आस्किंग द क्वेश्चंस टू गॉड। आप उनसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपके मन में। योगी तारा, सतना, गुड न्यूज टुडे। तो हमारा पहला सवाल, क्या भगवान में शांति कैसे मिल सकती है? हमारा मन व्यथित रहता है कभी कभी। और इस वक्त पलक किशोरी कथावाचक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पलक, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम आपने कमा लिया है और वो भी आध्यात्म की दुनिया में। ये बताइए कि कहते हैं कि आध्यात्म किसी के अंदर जगाई नहीं जा सकती, वो अपने आप आपके अंदर स्वतः आती है। कब से आपको ऐसा लगा कि आपको आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए और न सिर्फ आपको चलना चाहिए बल्कि जन जन तक आप उसे पहुंचाए? हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपकी आवाज में थोड़ा एको आ रहा है। चलिए हम कोशिश करेंगे, टेक्निकली जो एरर है, वो प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करें। लेकिन आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि कब से आपको लगा कि इस मार्ग पर आपको आगे बढ़ना चाहिए।
जी, मुझे ऐसा देखिए, जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, कि वो मेरे लिए 2020 ईयर था, कि जब एक अनसर्टेन प्रोग्राम हुआ था मेरा सतना में, तो वहां से ही सब कुछ चेंज हुआ। वहां के लोगों ने कहा कि आप इसे कंटिन्यू रखिए। फिर मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि अगर हम इसे कंटिन्यू रखें तो हम दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो मुझे लगा कि हम इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, पर उससे भी मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमें मदद करनी है। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भगवान के बातों के द्वारा हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। उसे मन की सेवा कहते हैं, कि आप फिजिकली सेवा तो कर सकते हैं, पर मन की सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप ऐसी बातें कह के जो स्ट्रेस रिलीविंग है, अगर उसके द्वारा किसी की चिंता दूर हो रही है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन पलक, आप इतनी छोटी हैं और आपका सपना था आईएफएस ऑफिसर बनने का। अब कोई देश की सेवा इस तौर पर करना चाहता हो और आध्यात्म के रास्ते से सेवा करे, तो ऐसे में आपको प्रेरणा क्या ईश्वर से मिली, या वो लॉकडाउन का वो वक्त रहा जिसमें आपने भगवत गीता को पढ़ा, समझा? बट हाँ, क्योंकि जो मेरा देश है, आवाज हम भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, तो वो सिर्फ कुछ लोग को लेकर नहीं चलता, वो सबको एक साथ लेके चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम डिटरमाइन करने के बजाय अगर सबको एक जैसा समझ के सबके लिए अच्छा करें, तो वो तो और अच्छी बात है। और अगर मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं अपने साथ साथ बाकी और अपने देश के बाहर वाले लोगों की भी मदद कर सकती हूँ, तो ये और अच्छी बात है। चलिए, जन सेवा का एक रास्ता जो अभी आपने अपनाया। लेकिन देखिए, आज की अगर हम दुनिया की बात करें, आप खुद कहती हैं कि जब भी धर्म की बात होती है उसमें अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल चीजें हमें बताइए। लेकिन जब हम गीता और गीता सार की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें, अगर आप गीता के जरिए, क्योंकि गीता में बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको जिंदगी जीने का तरीका बताती हैं, उसमें आप किस तरीके से प्रैक्टिकल पहलुओं को निकालती हैं और कैसे लोगों को समझाती हैं? पलक, आपको आवाज आ रही है? पलक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हम लौटे हैं पलक के पास। अभी शायद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से पलक से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत कम समय में पलक ने बहुत नाम कर लिया है। 17 साल की महज उम्र है, लेकिन उसके बावजूद आध्यात्म की दुनिया में एक नया कीर्तिमान लिख रही हैं, एक नया कीर्तिमान बना रही हैं। न सिर्फ खुद आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, बल्कि जन जन तक लोगों को पहुंचा रही है, और वो भी जो साइंटिफिक पहलू है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो सिर्फ, अगर आप ये कह लें कि भगवान हैं और भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जब तक आप उन्हें तर्क नहीं देंगे, आप वैज्ञानिक उन्हें प्रमाण नहीं देंगे, तब तक युवा पीढ़ी जो है वो नहीं समझती इस बात को। और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं पलक, जिस तरह से वो हर एक बात का आध्यात्मिक पहलू जो है चुकी है। पलक, जरा उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर श्वेता ने भी कही कि युवा पीढ़ी शायद उस चीज को समझेगी नहीं। अगर माता पिता कहते हैं कि आपको रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करना, तो यही सवाल उठता है कि हमें पूजा पाठ से क्या मिलेगा। और आप इसी की व्याख्या करती हैं कि आपको उस पूजा पाठ को पहली बात तो क्यों करना चाहिए और उससे हमें क्या मिलेगा। किस तरीके से आप इसको समझाती हैं जनता को? पलक, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हम फिर कोशिश करेंगे कभी, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पलक हमसे बात करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नन्ही राम भक्त से आपको मिलवाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की अनुष्का ने अपनी भक्ति और ज्ञान के दम पर नई पहचान हासिल की है। अनुष्का महज 7 साल की हैं और व्यासपीठ पर विराजकर रामकथा बांटती हैं। अनुष्का को रामकथा की प्रेरणा उनके पिता से मिली है और अब वो इस विरासत को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। तो भगवान राम बोले कि जो मैं मांगने जा रहा हूं, अगर वो आपने दे दिया
तो संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। भक्ति की ना कोई सीमा है न उम्र। अब इस छोटी सी राम भक्त को ही लीजिए। 7 साल की अनुष्का पर रामधुन सवार है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले पनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब वनवास का सूचना मिला तो उस समय वो ज्यादा दुखी भी नहीं हुई। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली ये बच्ची व्यासपीठ पर विराजकर राम कथा बांचती है। किसी प्रकांड पंडित की तरह छोटी सी बच्ची श्री रामचरितमानस के प्रसंगों का अर्थ समझाती है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अपने भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध करती है। जो भी अनुष्का की राम कथा सुनता है इस छोटी सी बच्ची के धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान पर हैरान हो जाता है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले पनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अनुष्का को राम कथा करने की प्रेरणा अपने पिता वशिष्ठ पाठक से मिली। अनुष्का लोगों को रामायण का प्रसंग बताने के साथ ही संगीतमय तरीके से भजन भी गाती हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ये नन्ही राम कथा वाचक अब धीरे धीरे प्रसिद्धि पा रही है और दूर दूर से लोग इनकी कथा सुनने पहुंचते हैं। जो भी करा ले हूँ मैं तुझ पे निछावर और दौलत मेरी तेरा नाम। संतोष कुमार सिंह, कुशीनगर, गुड न्यूज टुडे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल यानी 20 जून को भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए रवाना होंगे। मान्यता है कि भगवान का रथ खींचने वालों को सैकड़ों यज्ञ का पुण्य एक साथ मिल जाता है और यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं। ओडिशा के पुरी में हर साल होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 20 जून यानी मंगलवार को श्री कृष्ण का रूप माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे। इस रथ को खींचने के लिए देश और दुनिया के श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ते हुजूम को देखते हुए पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने में शिद्दत से जुटा हुआ है। प्रॉपर अरेंजमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे अभी हम हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा सेवायत जो है उनकी कोऑपरेशन से, श्री मंदिर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उसकी कोऑपरेशन से और स्पेशली पूरी वासी और जो डिवोटीज आ रहे हैं उनकी कोऑपरेशन से सब अच्छे से होगा। आपके माध्यम से मैं सभी डिवोटीज जो आ रहे हैं उनको वेलकम हम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो ऑन डिप्लॉयड पुलिस पर्सोनल और ऑफिसर्स हैं वो उनसे कोऑपरेशन के साथ रहें। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है। इन रथों को तैयार करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु कारीगर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरे मनोयोग के साथ जुट जाते हैं और करीब 40 दिन की कठोर मेहनत के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार करते हैं। वहीं अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के 16 किलोमीटर लंबे रूट पर 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अहमदाबाद के मुस्लिम समुदाय ने चांदी का रथ देकर रथ यात्रा के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। पहली बार रथ यात्रा की सुरक्षा में 3D मैपिंग के जरिए एंट्री ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 300 बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।
अहमदाबाद में गोपी मनियार घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार को लेकर बड़ी घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से गांधी शांति पुरस्कार 2021 का सम्मान गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। आपको बता दें कि धार्मिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में गीता प्रेस को खास पहचान हासिल है। करीब 100 साल से गीता प्रेस धर्म आस्था से जुड़ा साहित्य जन जन तक पहुंचा रही है और अब उसकी सेवाओं को उचित सम्मान मिलने जा रहा है। ये वही द्वार है जहां से निकली पुस्तकों से आपके जहन में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल जीवंत हुआ है। सनातन संस्कृति को मानने वाले हर एक शख्स ने गीता प्रेस का नाम जरूर सुना होगा। करीब 100 साल से गीता प्रेस सनातन धर्म का साहित्य जन जन तक पहुंचा रही है। 100 सालों से गीता प्रेस ने धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटा है, सद्भाव फैलाया है, सामाजिक समरसता को समृद्ध किया है। गीता प्रेस की सेवा को लोग दशकों से नमन कर रहे हैं और अब गीता प्रेस के सम्मान में एक और आयाम जुड़ गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। खुद पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने इसका फैसला किया। इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गीता प्रेस को इसके लिए ट्वीट करके बधाई दी है। हालांकि गीता प्रेस ने पुरस्कार लेने की हामी तो भर दी है, लेकिन 1 करोड़ की पुरस्कार राशि लेने से साफ इनकार कर दिया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार की धनराशि को जो 1 करोड़ रुपए है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रशस्ति पत्र होगा उसको स्वीकार करेंगे, ताकि ये जो गांधी पुरस्कार, ये गांधी शांति पुरस्कार है, इस सम्मान का भी सम्मान रह जाए, गीता प्रेस का भी सम्मान रह जाए और भारत सरकार का भी सम्मान रह जाए। गीता प्रेस धार्मिक साहित्य की दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों के प्रकाशन में गीता प्रेस 100 सालों से सक्रिय है। गीता प्रेस में छपी रामचरितमानस दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले ग्रंथों में से एक है। गीता प्रेस में अब तक 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां तो सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता की हैं। ऐसे में सद्भाव और समरसता के इस पुरस्कार की गीता प्रेस हकदार है और ये समाज के लिए गर्व की बात है। लखनऊ से शिल्पी सेन, गोरखपुर से रवि गुप्ता और गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी और शाय गिल का गाया हुआ गाना पसूड़ी रिलीज के लिए कि 1 साल बाद भी हर किसी की जबान पर है और अभी भी उसका क्रेज उतना ही है। लेकिन इस गाने का भोजपुरी वर्जन गाकर बिहार का एक लाल रातों रात स्टार बन गया है। बिल्कुल, शिवम सोशल मीडिया का नया स्टार बनकर उभरा है। इनके गाए गीत को 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। 12वीं कक्षा का ये छात्र संगीत की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहता है। देखनी हम जब से तोहके प्यार में भैनी पागल हो, का कही गोरी हम तोहके अखियां कैलस घायल हो, लागा ताहन के तू सैंडल से मारबू गलिया करबू लाल। बिहार की राजधानी पटना और पटना के गंगा तट पर बने मरीन ड्राइव का नजारा और यहाँ रोज शाम को लगती संगीत की महफिल पूछ रही उस वक्त चर्चा में आ गई जब बिहार के बेटे ने पसूरी गाने का भोजपुरी वर्जन गाकर सबका दिल जीत लिया। यही नहीं, उनके गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में आ गया है। देखनी हम जब से तोहके प्यार में भैनी पागल हो, का कही गोरी हम तोहके अखियां कैलस घायल हो, देखी ले तोहके छतवा के ऊपर से डर लागे तोहरा के भैया के देखी के। महज 1 महीने में शिवम के गाने के वीडियो को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये नया नया मैरिन ड्राइव बना था तो सोचे जाके एक्साइटमेंट था कि घूम के आए तो यहाँ देखे अच्छा से सेटअप किया हुआ था भैया, तो मुझे भी इंटरेस्ट था गाना में। अब जिसको जो चीज़ मिल रहा है तो फिर वहाँ से कहाँ ही जाना, तो हमने भी एक दिन ट्राई किया था, कुछ दिन गाने लगे, फिर एक दिन रात में ये पसूड़ी जो भोजपुरी है वो मैंने गाया था, तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे। यही नहीं, पसूरी गाने के सिंगर ने भी शिवम के गाने की सोशल मीडिया पर तारीफ की है, जिससे शिवम के सपनों को बल मिला है और वो आगे भी अपने सिंगिंग के सफर को जारी रखना चाहते हैं।
पटना से अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम। और शिवम, 30 दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा गुनगुना दीजिए यही गीत। देखनी हम जब से तोहके प्यार में भैनी पागल हो, का कही गोरी हम तोहके अखियां कैलस घायल हो, जब देखी ले तोहके छतवा के ऊपर से डर लागे तोहरा के भैया के देखी के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या सिर्फ इसी का आपने भोजपुरी वर्जन बनाया या किसी और गाने का भी बनाया? एक्चुअली मैम ये गाना मतलब पाकिस्तानी सिंगर का था पसूरी, तो हमारे जो वायरल सिंगर थे समस्तीपुर के अमरजीत जैकर, तो उन्होंने ये गाना शायद गाया था थोड़ा, तो हमने भी ट्राई किया था, तो यही गाना मेरा वायरल हुआ था। शिवम, फिलहाल जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, मैं ये कहूंगी आपने गर्दा कर दिया है पूरा। तो जरा एक बार बढ़िया से सुना दीजिए, एक बार फिर से हम और भी सुनना चाहेंगे। और कोई गाना अगर आपने बनाया होगा तो भोजपुरी में, या फिर गाया है अगर? नहीं मैम, भोजपुरी में तो बनाया नहीं है। तो एक बार पसूरी हमें और जरा सुना दीजिए, हमें मन नहीं भरा। देखनी हम जब से तोहके प्यार में भैनी पागल हो, का कही गोरी हम तोहके अखियां कैलस घायल हो। देखनी हम जब से तोहके प्यार में भैनी पागल हो, का कही गोरी हम तोहके अखियां कैलस घायल हो। लागा ताहिन के तो सैंडल से मारबो गलिया करबो लाल, जब देखी ले तोहके छतवा के ऊपर से डर लागे तोहरा के भैया के देखी के। दिल आइल बातों पे स्माइल देखी के, डर लागे तोहरा के भैया के देखी के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मासूमियत और इंटेंसिटी आप है, देखिए ओरिजिनल में है। बिल्कुल। और देखिए अदिति कितना खूबसूरत गा रहे। गुंजन, 2 लाइनें आप गुनगुना सकती हैं क्या? हिंदी वाले की, हिंदी वाले की। हाँ, जो ओरिजिनल है पंजाबी वाला जो है, आज आपको मौका दे रहे हैं यहाँ से। देखिए उनका कॉम्पिटिटर यहाँ भी है। पर मुझे 1-2 ही लाइन आती है। कोई बात नहीं, सुनाइए। सुना दीजिए। अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु, जहर बने हाथ री जावा में पूरी नु। बस शिवम, आप तो बहुत ही बढ़िया गाते हैं, मैं एंकर भी हूँ साथ में। अच्छा, तो ये तो एंकर भी है साथ में, आप स्टूडेंट भी है साथ में, और आप गाने में गा रहे हैं कि सैंडल से डर भी लगता है आपको। सैंडल से डर अलग बात है, लेकिन पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हैं और गाना भी साथ ही साथ? हाँ मैम, इवनिंग में क्लासेस रहती है, फिर सुबह शाम भी रियाज रहता है थोड़ा म्यूजिक का, तो मैनेज करना पड़ता है। अच्छा शिवम, कोई हिंदी गाना आप गाते हैं? क्योंकि आपने बताया कि भोजपुरी में आपने यही किया, कोई हिंदी गाना सुना दीजिए बढ़िया। हाँ मैम, हिंदी गाना गाते। हाँ जी, प्लीज। जब तक तेरी नींद न टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम का मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा, जख्मों को मेरे मरहम की दवा, बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और क्योंकि आप गा रहे थे और नवजोत साथ में गुनगुना रही थी, तो मैं नवजोत को यही कह रही थी कि असली सिंगर वही होता है जब उसके साथ कोई गुनगुनाने लगे। बहुत बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छा गाना। लेकिन ये बताइए कि जब आपने गाना भोजपुरी में गाया था तो आपको लग रहा था कि इस तरह की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता आपको मिलेगी? नहीं मैम, इतना तो नहीं सोचे थे, बस गाए थे, सपने की तरह था, जितना हो गया सब कुछ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। थैंक यू मैम। देखिए, अब बात मौसम की कर लेते हैं। चूंकि मौसम की बात हो रही है तो मैं पहले ही समोसा खा रही थी, तो आपको बता दूं मौसम इतना बढ़िया हो गया है यहाँ पर। दिल्ली एनसीआर का मौसम औसम हो चला है, और आज सुबह जब लोग दफ्तर के लिए निकले
तो बरखा रानी ने झूम कर उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान लोगों को कुछ दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि लोगों को उमस भरी गर्मी से अस्थायी तौर पर राहत मिली है। जी, और फिलहाल तो नोएडा और दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही मौसम सुहाना है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई है। मौसम विभाग का मानना है कि 22 तारीख तक मौसम सुहाना बना रहने की संभावना है। मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस मौसम में बदलाव का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। दिल्ली एनसीआर में बरसे बादल, तपती झुलसती गर्मी से मिली राहत। मौसम सुहावना, चल रही ठंडी हवाएं। दिल्ली नोएडा समेत आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह का आगाज बरखा की बूंदों के साथ हुआ। कुछ दिन से बेहद परेशान कर रही चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली। तापमान में गिरावट आई तो मन को सुकून देने वाली ठंडी बयार भी बहने लगी। आईटीओ वो मेन पॉइंट है जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो अमूमन जो है वो बनती है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति उस तरीके की नहीं है। थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। एमसीडी और तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं ताकि सड़कों पर पानी ना भरे और लोग जो घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमवार सुबह जब लोग बाग रोजमर्रा रूटीन को फॉलो करते हुए घरों से बाहर निकले तो अक्सर व्यस्त रहने वाली ये जगह हमेशा की तरह बारिश के बाद जल भराव झेलती ही है, जिसको लेकर तैयारियां जरूरी भी हैं। सो कर्मचारी भी बारिश के बाद जमा हुए पानी को निकालते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की फुहारों के पीछे पश्चिमी विक्षोभ है, जो पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। ऐसे ही मौसम का हाल मध्य प्रदेश का दिखा, जहां पिछले दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी, मगर जैसे ही सोमवार सुबह बारिश हुई मानो फिजा बदल गई। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये सब कुछ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का ही असर है, जो हाल ही में राजस्थान से गुजरा। फिलहाल 22 जून तक सूबे के भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। इसके पीछे मौसम विभाग ने बिपरजॉय तूफान को बड़ी वजह बताया है, जो कि राजस्थान से होकर के गुजर रहा है और इसके चलते मध्य प्रदेश के ऊपर का जो वेदर सिस्टम है वो बिगड़ गया है। तो तूफान बिपरजॉय के असर से कई राज्यों में वेदर सिस्टम बदल गया। सोमवार को दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में बारिश हुई। 40 से 45 डिग्री तक पहुंचा पारा गिरा। फिलहाल आसमान में छाए बादल और ठंडी हवाएं गर्मी का असर कम कर रही हैं। नोएडा से अनामिका गौड़, दिल्ली से सुशांत मेहरा और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का पैसा मिला। लाभार्थी महिलाओं को यहां लखपति दीदी कहा जा रहा है। मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर इन लखपति दीदियों की तलाश के साथ संपर्क अभियान कर रही है, ताकि चुनाव के लिए महिला वोटरों को साध सके। आखिर पिछले चुनाव की जीत में महिलाओं का जबरदस्त योगदान जो रहा था। ना भी कोई पर्व है और ना ही इस घर में कोई शादी ब्याह का मौका है, पर मोहल्ले भर की महिलाएं रन्नो सोनावली के घर पर जमा है और रन्नो सोनावली लखपति दीदी है। ये मकान उनके नाम पर है, इसलिए जहां अपने मोहल्ले की दूसरी महिलाओं के सामने उनकी ये खुशी छिप नहीं रही है, तो वहीं वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कह रही हैं। मोदी की तरफ से हमको 2.5 लाख वाली योजना मिली थी। हमने टूटा मेरा मकान था, हमने बनवाया उसको, अब रहने की सुविधा हो गई है, सब कर लिया है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, इसलिए मोदी को धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि लखपति दीदी आखिर है कौन?
तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आशियाना बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए महिलाओं को दिए गए और इससे महिलाओं को न सिर्फ अपना घर मिला बल्कि सरकारी योजना से घर में उनके मान और मोहल्ले में सम्मान बढ़ा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मेरा तो मन कर रहा है मोदी जी आ जाए तो उन पे मैं फूल माला चढ़ा दूं, फूल बरसाऊं। इतना मन मेरा चल रहा है, इतना जुलूस जी हुलस रहा है मेरा अंदर से। मोदी जी को धन्यवाद। अब मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महिला वोटर्स को साधने के लिए एक सियासी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं को तलाशा जा रहा है जो लखपति दीदी बन चुकी हैं। इसके लिए बीजेपी के महिला मोर्चे को जिम्मेदारी दी गई है। ये कार्यकर्ता घर का दरवाजा खटखटाकर लखपति दीदी को बाहर बुलाती हैं, उन्हें एहसास कराती हैं कि वो बहुत खास है, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रही हैं और पीएम को धन्यवाद देने के लिए पोस्ट कार्ड भी लिखवा रही हैं। लखपति दीदियों से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। उन लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं। तो हमारी सारी लखपति बहनें जितनी हैं, दीदियां जितनी हैं, सब बोल रही हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी में बड़ी संख्या में पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान बनवाने का पैसा मिला है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा हुआ है। अब सरकार मकान पा चुकी महिला लाभार्थी यानी लखपति दीदियों को साधने की कोशिश में लगी है, जिसके लिए 3 जून से संपर्क अभियान जारी है और आज खत्म हो रहा है। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है और उन महिलाओं के स्वावलंबन की भी अलग अलग कहानी दिखाई पड़ रही है, उनके सशक्तिकरण की भी अलग अलग कहानी दिखाई पड़ रही है, जो पहले कभी उनके साथ नहीं था। यानी जिन महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, पूरे घर की वो देखभाल करती थी, लेकिन अब न सिर्फ वो गृह स्वामिनी है, मकान उनके नाम पर है, बल्कि वो लखपति दीदी के नाम से भी जानी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। सनी देओल के बेटे करण की शादी में दादाजी धर्मेंद्र अपनी खुशी रोक नहीं सके, जमकर डांस किया। दरअसल करण देओल की शादी मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय की पड़पोती ऋषा आचार्य से हुई। इस मौके पर बॉलीवुड के नामी गिरामी सितारे भी मौजूद थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र और बिमल रॉय के परिवार एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं और इसीलिए बचपन से ही ऋषा और करण एक दूसरे को जानते थे। बहरहाल फिलहाल आप देखिए स्टार के बंधन में बंध गई। हम आपको बता दें कि असीस और गोल्डी ने इसी साल जनवरी में सगाई की थी और अब दोनों ने एक साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर दिया है। असीस कौर का 2020 में आई फिल्म शेरशाह का गाना राता लंबिया खूब सुपरहिट रहा। इसके अलावा भी असीस कौर कई बेहतरीन नगमे गा चुकी हैं और कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। भोपाल से पीएम मोदी एमपी वासियों को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। 27 जून को ही शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर चलाई जा रही गौरव यात्रा का समापन कार्यक्रम भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, शुक्रवार को जब हम गए थे तो आसमान में बादल छाए हुए थे। अब सोमवार को हम आए हैं तो बरसात का तोहफा साथ लाए हैं। और बरसात के मौसम में कड़क चाय के साथ अच्छी खबरों का कोटा मिल जाए तो कह नहीं क्या, ऐसी शानदार कॉम्बिनेशन आपको और कहां मिलेगी, सिर्फ चाय पर चर्चा में। बिल्कुल भाई, हमारा तो कहना यही है कि एक पॉजिटिव खबर भी मिल सकती है, खुशियां अपार हैं, हो सकते हैं रोशन दिए हजार हैं। तो चाय के साथ अच्छी खबरों की रोशनी कल फिर फैलाएंगे। तैयार रहिएगा, कल 5 बजे चाय पीने साथ आइएगा।